जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब न्याय करने की कुर्सी पर बैठा शख्स ही किसी महिला का मानसिक और शारीरिक शोषण करने लगे, तो फिर समाज किस पर भरोसा करेगा। रायपुर से ऐसा ही शर्मनाक मामला सामने आया है। रायपुर के शहर काजी आरिफ अली फारूकी पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रात के 1 बजे फोन करना, गंदी बातें करना, पति से तलाक लेने का दबाव बनाना और फिर हलाला के नाम पर खौफ पैदा करना। मामले के खुलासे के बाद वक्फ बोर्ड ने शहर काजी को पद से बर्खास्त कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मजहबी ओहदे पर बैठे शख्स को सिर्फ नौकरी से निकालना ही काफी है? क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। शहर काजी एक ऐसा पद जिसे मुस्लिम समाज में इज्जत और रुतबा हासिल है, लेकिन रायपुर के पूर्व शहर काजी आरिफ अली फारूकी ने इस पद की गरिमा को तार-तार कर दिया। आरोप है कि ये शख्स एक पीड़ित महिला की मजबूरी का फायदा उठा रहा था। आधी रात को 1 बजे फोन की घंटी बजती है और उस तरफ से शहर काजी अश्लील बातें करता था। आरोप सिर्फ अश्लीलता तक सीमित नहीं है। काजी ने महिला पर अपने पति से तलाक लेने का दबाव बनाया और कहा कि तलाक के बाद उसे हलाला से गुजरना होगा। यानी न्याय की उम्मीद में आई महिला को मजहब के नाम पर अपना शिकार बनाने की पूरी साजिश रची। एक तो जो शहर काजी है, जो समाज का प्रमुख रहता है और जितना सम्मानीय पद है, उसने अपने सम्मानीय पद को शर्मनाक किया और समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। महिलाओं से रात को फ़ोन लगाना, अश्लील बात करना, लोगों को ज़बरदस्ती बोलता है कि इसको छोड़ दीजिए, मेरे से निकाह कर लीजिए, हलाला कर लीजिए, इस टाइप की हरकतें करना ये समाज को शर्मसार किया है। मामले की तूल पकड़ते ही छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने सख्त कदम उठाया। जांच के बाद बोर्ड ने आरिफ अली फारूकी को शहर काजी के पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। वक्फ बोर्ड ने अपना काम कर दिया, लेकिन क्या ये इंसाफ है? कानून के जानकारों की माने तो सिर्फ पद से हटाना कोई सजा नहीं है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ के और रायपुर के कुछ मौलाना लोगों ने अनुशंसा की है कि उनको तत्काल पदमुक्त किया जाए, उसके आधार पर उन्हें पदमुक्त कर दिया गया। ये शहर काजी आरिफ अली फारूकी, वो शहर काजी थे, उनको पद से हटाया गया है। वक्फ बोर्ड की कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि शहर काजी पर लगे आरोप गंभीर हैं, लेकिन आधी रात को एक महिला से फोन पर गंदी बातें करने वाले और उसे हलाला का डर दिखाने वाले शख्स की असली जगह उसका घर नहीं बल्कि जेल की सलाखें हैं। लेकर रहेंगे न्याय में। आज हम जानेंगे क्या पुलिस इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कर शहर काजी को कटघरे में खड़ा कर सकती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि ऐसे मामलों में क्या कहता है हमारे देश का कानून। टीम न्यूज़ स्टेट। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रुद्र विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। शिराज कुरैशी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राष्ट्रीय संयोजक हैं BFMRM के। और फराह फैज़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। शुरुआत में रुद्र विक्रम जी आपसे कर रहा हूँ। सर, जैसे न्याय बांटने के लिए कुर्सी पर बिठाया गया था, वो नंबर बांट रहा था। रात के 1 बजे वो महिला को फ़ोन कर अश्लील बातें कर रहा था, गंदी बातें कर रहा था, तलाक और हलाला की बात कर रहा था। देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही संगीन तरीके का अपराध है ये। और इस पर सिर्फ जो ये कार्रवाई की है वक्फ बोर्ड ने कि सिर्फ उनको बर्खास्त किया है, मुझे लगता है कि इनको वक्फ बोर्ड के पास भी ये अधिकार है। कंप्लेन कोई भी फाइल कर सकता है, एफआईआर। वो अगर वो महिला नहीं सामने आ रही है, हो सकता है उसके मन में कोई डर हो, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे ये जो काजी हैं जिनके खिलाफ ये शिकायत है, तो वक्फ बोर्ड को मुझे लगता है कि सिर्फ उनको पद से बर्खास्त नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे आकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। और बिल्कुल जो शुरू में आपका सवाल था कि क्या एफआईआर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ऐसे मामले संगीन तरीके के अपराध हैं। बीएनएस में भी इस तरीके के मामलों को बहुत वरीयता दी गई है। बीएनएस की जो धारा 74, 76, 79 इन पर अप्लीकेबल होती है, जिसमें 1 साल से 3 साल तक की सज़ा है। जो आईपीसी थी उसमें भी सेक्शन 354 इसको बाकायदे डिफाइन करता था कि अगर इनफैक्ट अगर आप किसी महिला की, जो बीएनएस और आईपीसी में ये भी है कि अगर किसी महिला को आप ऑनलाइन भी बार बार स्टॉकिंग करते हैं, बार बार उसके प्रोफाइल पे जाते हैं, बार बार उसको प्रोफाइल विजिट करते हैं, तो वो भी स्टॉकिंग की कैटेगरी में आता है। और स्टॉकिंग के लिए भी बीएनएस में 76 जो है वो बात करता है, उसमें 1 साल से 3 साल तक की सजा है। आप किसी महिला को बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं,
केवल अगर आप अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं भी करते हैं और आप बार बार उसको कॉल मैसेज करते हैं, उसको परेशान करते हैं, तो भी ये अपराध है। और अगर आप अश्लील भाषा का कोई प्रयोग कर रहे हैं और कोई ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिससे महिला असहज हो रही हो, तो वो हमारे कानून में अपराध है। और ऐसे अपराधियों को, जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और FIR के साथ एक सजा भी होनी चाहिए, जिससे जो भी लोग हैं, क्योंकि अगर बड़े लोगों को सजा होगी तो जो छोटे लोग हैं, जो और अपराध ऐसे अपराध करने वाले, उनको भी एक मैसेज जाएगा। सिराज कुरैशी साहब, कानून भी है, कानून की धाराएं भी हैं, लेकिन जरूरी है कि वो धाराएं लगें, वो धाराएं इंप्लीमेंट हो, उन धाराओं के तहत एक्शन हो। इस मामले में अभी तक सिर्फ बर्खास्तगी हुई है, पद से हटाया गया है, बाकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। भारतीय न्याय संहिता के तहत ना ही केस दर्ज हुआ है, ना कोई धारा लगी है, ना इसके तहत कोई एक्शन हुआ है। क्या कारण आप देख पा रहे हैं सर? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जैसे मैं मीडिया के माध्यम से देख पा रहा हूँ कि इस तरह का जन्य अपराध हुआ है, निश्चित रूप से किसी भी तरह से हम उसको पूरी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, मगर सिर्फ निंदा से काम नहीं चलेगा। और मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति पे, अपराधी व्यक्ति पे तुरंत FIR दर्ज होना चाहिए और उसके खिलाफ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट पेश होना चाहिए। चार्जशीट के बाद उसका ट्रायल होकर उसको सजा मिलनी चाहिए, ये मैं कहना चाहूंगा। फराह फैजी, क्या वो महिला आकर शिकायत दर्ज करवाए तभी इस मामले में FIR दर्ज होगी, ये गंभीर धाराएं लगेंगी, या फिर इसमें वक्फ बोर्ड भी पार्टी बन सकता है, वो महिला के बयान के आधार पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकता है, या फिर पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर FIR दर्ज कर सकती है? क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या विकल्प हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे पहला तो जो दायित्व है वो, सर ये मैंने फराह जी से सवाल किया था, मैं फिर आऊंगा आपके पास। फराह फैजी जी, वक्फ बोर्ड जो एक्शन लिया है वो वाकई में एक प्रशंसनीय कदम है उसका, और उसे ऐसा करना चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ उसको ही FIR लॉन्च करा देनी चाहिए थी, कंप्लेंट चली जानी चाहिए थी। और मेरी जो सलाह है वो उस लेडी के लिए है, जैसे अभी आपने बताया कि लेडी जो है वो शायद घबरा रही है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं होनी चाहिए। आज उसके साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है, तो उसे बोल्डली आगे आना चाहिए, अपनी एक जो है वो तहरीर देनी चाहिए, उस पर FIR लॉन्च होनी चाहिए, ताकि इस जैसे लोगों को सबक मिल सके। और कोई भी काजी जैसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जो विराजमान है वो इस तरह की हरकतें ना करें, और सबके लिए सबक एक पेश होना चाहिए। तो मुझे जो कहना है कि वो सिर्फ इतनी सी बात है कि सबसे पहले तो उस लेडी को ही आगे आना चाहिए, घबराने और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात इसमें कि कौन FIR करा सकते हैं, इसमें जो है वक्फ बोर्ड भी FIR करा सकते हैं और वो लेडी भी FIR करा सकती है। और ये जरूरी नहीं है कि जहां ये क्राइम हो रहा है आप FIR वहीं करें, वो लेडी जहां उसको कन्वीनियंट है वो वहां FIR करा सकती है, और 0 FIR उसकी हर पुलिस स्टेशन पर दर्ज हो सकती है। तो ये प्रोविजंस है, और बाकी किस प्रोविजंस में या किस सेक्शंस में FIR हो सकती है वो रुद्र विक्रम जी ने अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। हमने इसीलिए इस मुद्दे को उठाया भी है। न्यूज स्टेट बार बार इस मुद्दे को इसीलिए उठा रहा है कि एक तो महिला को संबल मिले, उसने बहादुरी दिखाई है कि उसने सामने आकर काजी की शिकायत की है, लेकिन लड़ाई को अंजाम तक लेकर जाना होगा, शिकायत दर्ज करवानी होगी, ताकि सिर्फ महिला को इंसाफ न मिले बल्कि ऐसी तमाम महिलाओं को इंसाफ मिले जो डर के मारे आगे नहीं आ पाती हैं और शिकायत दर्ज नहीं करवा पाती हैं। हमारे सहयोगी अंकुश भी रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को समझा है। अंकुश, विस्तार से बताइए कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान आपने इस पूरे मामले को किस तरीके से समझा और क्या क्या बड़ी बातें इसमें सामने आई हैं? देखिए, रायपुर के शहर काजी आरिफ अली फारूकी के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और गंभीर आरोपों के बाद उनको शहर काजी पद से हटा दिया गया है। दरअसल आरिफ अली के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि वो देर रात महिलाओं के फ़ोन पर कॉल किया करता था और कॉल करने के साथ साथ उनको भटकाने का काम करता था, साथ ही अशोभनीय व्यवहार करता था। इस तरीके के गंभीर आरोप महिलाओं के माध्यम से लगाए गए हैं। महिलाओं का ये भी आरोप है कि आरिफ अली जो शहर काजी था वो तलाकशुदा महिलाओं को भी लगातार परेशान कर रहा था, लगातार उनको फ़ोन कर रहा था और उनके साथ रहने की बात कहता था, साथ ही हलाला जैसे कई तरह के शब्दों का प्रयोग करता था। इन तमाम गंभीर आरोपों के बाद एक ये मामला जो है जमकर हाईलाइट हुआ और हाईलाइट होने के बाद जब ये पूरा मामला जो प्रदेश के जो वक्फ बोर्ड है उस तक पहुंचा तो प्रदेश वक्फ बोर्ड की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया और शहर काजी के पद से हटाने का एक आदेश दे दिया गया।
इसके अलावा देखिए, इस पूरे मामले में कठोर एक्शन इसलिए हुआ है कि जो राज्य वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सलीम राज, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक बड़ा ही गरिमामय पद होता है शहर काजी का, और उस पद पर रहते हुए भी अगर इस तरीके की हरकतें की जाती हैं तो ये बर्दाश्त के बाहर है। और यही कारण है कि आरिफ अली को तत्काल प्रभाव से शहर काजी के पद से हटा दिया गया है। हटाने के बाद लगातार लंबी बैठकें चली। बैठकें चलने के बाद अब ये तय किया गया कि आखिर अब इस पद पर किसको बिठाया जाए। तो लगातार बैठकों के बाद एक सहमति बनाई गई, सर्वसम्मति से नए शहर काजी के पद का ऐलान किया गया, नया नाम का ऐलान किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में अब चर्चाओं का बाजार गर्म है, और ख़ासकर अब वो महिलाएं भी धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही हैं जो पहले सामाजिक डर या पारिवारिक डर के कारण इस तरीके की बातों का खुलासा नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो भी शिकायतें करती हुई नज़र आ रही हैं। और ये मामला काफ़ी गंभीर है और काफ़ी हाईलाइट भी है। ठीक है अंकुश। रुद्र विक्रम जी, आपने सुना किस तरीके से हमारे सहयोगी ने पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी, और इसमें बात भी सामने आ रही कि वक्फ बोर्ड ने नए काजी की नियुक्ति तो कर दी, लेकिन इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेकर पार्टी बनकर शिकायत दर्ज करवाने की जहमत अभी तक वक्फ बोर्ड की तरफ से भी नहीं उठाई गई है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साथ एक डिबेट में जुड़े थे, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या आप लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे क्या। तो उनका कहना था कि महिला डरी है, सहमी है, वो कह रही कि हमें कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी है, आपने बर्खास्तगी की कार्रवाई कर दी है, इतना पूरा हो गया। क्या अतीत में ऐसा कोई एक्सपीरियंस, ऐसा कोई केस जिसका आप जिक्र करना चाहें कि जब कोई महिला डर के मारे सामने ना आई हो, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया हो या किसी संस्था ने संज्ञान लिया हो और उसके बाद FIR दर्ज करवाई हो और उसमें इस तरह की कानूनी धाराएं लगी हो और कार्रवाई हुई हो? देखिए, ऐसे एक दो नहीं, तमाम केसेस हैं। अगर आप, हम सब कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आप एक मीडिया भी एक कॉर्पोरेट की तरह भी है, तो उसमें भी काम करते हैं। तो विशाखा गाइडलाइन जो बनी, वो विशाखा गाइडलाइन एक महिला थी जो काम करते हुए उसका रेप किया हुआ, जो अपने काम करते समय उसका रेप किया गया, और उसके बाद एक NGO ने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, और उस सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करते हुए विशाखा गाइडलाइन फाइल इशू किया। और उसी गाइडलाइन के तहत आज जो पॉश एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ कॉर्पोरेट में हम लोग यूज करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट का, जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट पॉश एक्ट जो 2013 इनेक्ट हुआ है, वो उस विशाखा गाइडलाइन की वजह से हुआ है। तो एक NGO सामने आया, NGO ने केस डाला, और उस NGO के केस डालने से इतना बड़ा एक्ट हमारे सामने, जिससे कॉर्पोरेट में काम करने वाली सारी महिलाओं को एक सोशल सिक्योरिटी है, एक कानूनी उनको अधिकार प्राप्त है कि अगर उनके साथ कॉर्पोरेट में काम करते समय या किसी ऐसे कामकाजी जगह में काम करते समय कोई ऐसा उनको गलत फील होता है, कोई ऐसा गलत व्यवहार करता है, तो वो मामला दर्ज करा सकती हैं। तो ऐसे तमाम केसेस हैं जिसमें महिला सामने नहीं आई है, या फिर कोई NGO सामने आया है, कोई अन्य व्यक्ति सामने आया। इवन जो लोकल थाना है वो भी स्वतः संज्ञान लेके SHO या कोई IO कंप्लेनेंट बन के इसमें जो है FIR कर सकता है। इसमें हमारे IPC में भी, CRPC में भी प्रोविजन था, और BNSS में भी प्रोविजन है कि कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है जिसके, और एक मैडम ने जो बताया कि 0 FIR भी इसमें हो सकती है कि किसी भी थाने में वो जाके महिला 0 FIR करा सकती हैं, और 0 FIR कराने के बाद वो मामला उसी लोकल थाने में ट्रांसफर हो जाएगा जहां पे उसकी जांच चलेगी। एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये मामले, आखिर ऐसे मामले आए क्यों? जैसे जो हलाला वाला जो मामला आया, मुझे लगता है कि शायद यही हलाला वाला जो इशू था उसकी वजह से, जो क्योंकि अधिकतर हलाला जो होते हैं वो इस तरीके के काजी या मौलवी लोग करते हैं। तो एक ये जो मुझे लगता है कि अगर ये बात शुरू हुई है तो जो वक्फ बोर्ड है या फिर जो ऐसी संस्थाएं, मुस्लिम की संस्थाएं जो हैं, मुझे लगता है आगे अब ये सही समय है कि उनको आगे बढ़कर ऐसी कुरीतियों पर भी बात करनी चाहिए, हलाला जैसी कुरीतियों पर भी उनको सामने आकर बात करनी चाहिए, और ऐसी कुरीतियों को खत्म करने की दिशा में भी कुछ काम करना चाहिए। ठीक है कुरैशी साहब, अगर महिला आगे नहीं आती है तो फिर क्या क्या विकल्प बचते हैं, आप वो भी बताइए। और दूसरा सर, क्या शहर काजी के पद पर बैठे किसी शख्स का इतना दबदबा होता है, इतना उसका दबाव होता है, इतना डर, इतना भय होता है कि कोई आगे आकर उसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाता है, कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़ता है? नहीं, मैं एक कानून के विद्यार्थी होने के नाते ये बात जरूर बोलूंगा कि हमें न्याय के लिए निश्चित रूप से माननीय न्यायालय का सहारा लेना चाहिए, जो जुडिशियल सिस्टम है उसका सहारा लेना चाहिए, पुलिस व्यवस्था है, प्रशासन है। और चूंकि हम यहाँ पे बात करने बैठे हैं कानून की, तो देखिए BNS में भी जो पार्ट 5 है, अध्याय 5 है, उसमें बड़ा स्पेसिफिकली बताया गया है कि इस तरह के अपराधों में किस तरह से कार्रवाई होती है और किस तरह के सेक्शंस लगते हैं। और इससे मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी जिस तरह से बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि 0 FIR भी हो सकती है और किसी संस्था के माध्यम से भी हो सकती है। जो महिला आयोग है अगर उस राज्य में, वो भी अपने अनुशंसा उस पर कर सकती हैं, और सुमोटो भी कार्रवाई हो सकती है।
तो ये हम एक कानून इतना बोलता है कि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय प्राप्त किया जाए, और जहाँ पे इतना जघन्य अपराध हुआ है कि शहर काजी जैसा एक दायित्ववान व्यक्ति जो कि बहुत ही इज्जतदार माना जाता है और उसके द्वारा इतना घृणित काम किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल दंडित किया जाना चाहिए कानून के माध्यम से, और उस पर बाकायदा प्रोसिक्यूट करके और उसकी ट्रायल करके, और उसको जो बीएनएस में सेक्शंस हैं, बीएनएस में जो प्रावधान है उसके तहत निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक आपने कर ही रहे हैं, हम बीएनएस की जो धाराएं हैं उस पर बात कर रहे हैं, हम कानून पर बात कर रहे हैं। मेरा मूल सवाल ये है सर कि वक्फ बोर्ड जो कि नियुक्ति करता है शहर काजी की, उसका क्या रोल है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? क्या उसका रोल इतना भर है कि शहर काजी को उनके पद से हटा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, या फिर अगर आप न्याय के लिए किसी की नियुक्ति करते हैं और न्याय देने वाला ही किसी का शोषण कर रहा है, तो जिसका शोषण हो रहा है उसके हक की लड़ाई लड़ना भी वक्फ बोर्ड का काम है? क्या काम होता है सर? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो एफआईआर है या पुलिस में शिकायत है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर कंप्लेनेंट डर रही है या कोई और कारण हो रहा हो, तो निश्चित रूप से जो संस्थाएं हैं, इवन एनजीओ को भी ये पावर है, जिस तरह से अभी विशाखा का वर्णन किया गया, और भी केसेस हैं बहुत सारे, तो सबको ये अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने में आगे आए वो, और ख़ासतौर पर जो संवैधानिक पद हैं या जिनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, तो उनको तो और आगे बढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए, और जो हमारी बहन के साथ जो हुआ है, तो निश्चित रूप से उसको न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ फरा फैज़ जी की, जिस तरह से इसमें हलाला की बात भी सामने आ रही है, हलाला के लिए किसी के ऊपर दबाव बनाना और उसके बाद उसका मानसिक शोषण करना, शारीरिक शोषण करना, उसको परेशान करना, कितना गंभीर, कितना जघन्य अपराध इसको आप देख रही हैं, मान रही हैं। और दूसरा, जैसा रुद्र विक्रम जी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि जब गंभीरता से इस कुप्रथा पर विचार किया जाए और इसे ख़त्म कराने की दिशा में या फिर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। क्या सोचती हैं आप? देखिए, जो निकाह हलाला है, ये कुप्रथा तो तब कहलाएगी जब ये कोई प्रथा होगी। अब ये अच्छी है या बुरी है, ये तो डिसाइड तब होगा अगर ये ऐसी कोई प्रथा इस्लाम में या शरीयत में एग्जिस्ट करती होगी। निकाह हलाला जैसी कोई चीज शरिया लॉ में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे फिर ये ट्रिपल कहाँ से आ गई तलाक, मैम? तलाक बिदअत एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसी तरह से निकाह हलाला का कोई एग्जिस्टेंस शरिया लॉ में नहीं है। ये तो फिर ये सिर्फ कहाँ से आ गया? मौलवियों की देन है, ये सिर्फ मौलानाओं की देन है। हम्म, तो ये जब कुप्रथा है ही नहीं, कोई प्रथा है ही नहीं, तो हम इसको क्यों चलाए रह रहे हैं? दूसरी बात ये है कि अगर वक्फ बोर्ड ने उनको टर्मिनेट किया है तो अधूरा काम किया है, उन्हें वहीं के वहीं एफआईआर लॉन्च करा देनी चाहिए थी। ये उसका राइट था, वो कर सकता था, उसने नहीं किया। तीसरी बात, अगर कोई और एजेंसी या सुमोटो लेकर के एफआईआर लॉन्च होती है तो कंप्लेनेंट तो वही रहेगी ना, विक्टिम तो वही लेडी रहेगी, और उसके जो बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो हमें सिर्फ एफआईआर लॉन्च होने पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि पूरी ट्रायल होने के बाद में जो एक्यूज्ड है उसको पनिशमेंट मिले जो उसने किया है, और खास तौर से अगर उसने रिलीजन के नाम पे किया है या रिलीजन की किसी भी चीज को मिस इंटरप्रेट करके लोगों को गुमराह करके तब वो ये काम कर रहा है, और इतने इंपॉर्टेंट पोस्ट पर होकर के तब ये काम कर रहा है। तो इसमें मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि एफआईआर लॉन्च हो जाए, कौन करा सकता है कौन नहीं करा सकता है। इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि जो एक्यूज्ड है वो एफआईआर लॉन्च होने के बाद में उसे कोई भी बेनिफिट लॉ की तरफ से ऐसे नहीं मिलना चाहिए कि वो अपनी सजा से बच सके। इसलिए मेरा कहना उस लेडी से ये है कि उसको बोल्ड होना चाहिए, और देखिए जब बात सामने आ गई है तो अब घबराने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही जब बात है। आपके सामने, हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आसाराम जो संत आसाराम थे उनका केस हमारे सामने कि एक विक्टिम आई है, वो राम रहीम वालों का एग्जाम्पल है। एक विक्टिम सामने आती है, उसके बाद से तमाम विक्टिम सामने आती है कि हाँ, हमारे सही साथ बात भी है। ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा लेकिन हुआ है। जरूरी है कि जो पहला पीड़ित सामने आया है उसको सुना जाए, उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाए, ताकि बाकी लोगों का संबल बढ़े और उनको लगे कि नहीं, अगर उसकी सुनी जा रही है तो हमारी भी सुनी जाएगी। मैं आप सबसे चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार फिर से अंकुश का रुख कर लेते हैं। अंकुश, क्या कार्रवाई हो रही है इस मामले में? वक्फ बोर्ड की तरफ से बर्खास्तगी तो मौलाना की हो गई है,
लेकिन क्या इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करवाने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ा जा रहा है? क्या क्या चल रहा है कानूनी अगर दृष्टि से देखा जाए तो वो बताइए। देखिए, शहर काजी आरिफ अली को हटाने के बाद लगातार जो है वो इस पूरे मामले की चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है। और सवाल ये भी उठता है क्योंकि महज अगर छोटी सी भी कोई महिलाओं के खिलाफ कोई घटना होती है, हरकत होती है, तो तत्काल प्रभाव से उसमें शिकायतें होती हैं और शिकायतों के बाद कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन शहर काजी का पद था और शहर काजी के पद पर रहते हुए आरिफ अली ने जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया है, जिस तरीके की हरकतें की हैं, उसके बाद भी अब तक अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो ये एक बड़ा सवाल बनता है। हालांकि इस सवाल के साथ हमने कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, तो जो सामाजिक रसूखदार लोग हैं और जो सामाजिक नेता हैं या फिर जो अगुआ हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं समाज के अलग अलग संगठनों का, उनका कहना है कि बैठकें चल रही हैं और बैठकों के माध्यम से सर्वसम्मति बनाई जा रही है और इस पूरे मामले को कानूनन रूप भी दिया जाएगा। इस पूरे मामले की शिकायत भी की जाएगी। हालांकि जिन महिलाओं ने इस तरीके के आरोप लगाए थे उनके बाद ये जो राज्य वक्फ बोर्ड की तरफ से तो कार्रवाई की गई है, लेकिन वो महिलाएं कब थाने जाती हैं, कब वो शिकायत दर्ज कराती हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। शिराज कुरैशी साहब, क्या बहुत बेहतर नहीं होता कि वक्फ बोर्ड इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर और ऐसे पीड़ितों की खोजबीन करता या फिर उनको फोरम देता, उनको मौका देता जो कि शिकार हुई हैं ऐसी तमाम महिलाएं, मान लीजिए शहर काजी का, तो उनको बुलाकर कम से कम संवाद स्थापित किया जाता है कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप भी आगे आइए, आप शिकायत आके दर्ज करवाइए। या फिर इसी मामले में वक्फ बोर्ड ने बहुत गंभीरता से त्वरित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई के लिए आगे लड़ाई लड़ी होती, तो आपको नहीं लगता कि संबल मिलता और सारी पीड़ितों को आगे आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए? अभी तक की जो कार्रवाई की गई वक्फ बोर्ड की तरफ से, उससे आप कितना संतुष्ट हैं और क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, वक्फ एक्ट 1995 की हम लोग जब बात करते हैं या उसके प्रोविजंस को देखते हैं या उसमें जो अभी अमेंडमेंट हुआ 2023 वाला जो न्यू अमेंडमेंट आया, के हिसाब से हम देखें तो वक्फ बोर्ड का जो काम है वो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हिफाजत करना, उनको मेंटेन करना, उनको देखना, ये है। पर अगर ऐसी कोई शिकायत आई है वक्फ बोर्ड के पास, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड को कम से कम पुलिस को इन्फॉर्म तो कर ही सकते हैं कि इस तरह की जो जिसको अपन शिकायत बोलते हैं, और वो शिकायत दे सकते हैं जिस पर पुलिस संज्ञान ले सकती है। और अगर पुलिस संज्ञान नहीं लेती है तो उसके आगे का एक और स्टेप होता है कि उसमें प्राइवेट इस्तेगासा भी दायर किया जा सकता है। तो प्राइवेट इस्तेगासे के माध्यम से भी डायरेक्ट न्यायपालिका में जाके हम मुकदमा चलाने की प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पुलिस भी काम नहीं कर रही होती है, तो निश्चित रूप से प्रावधान रखा गया है कि प्राइवेट इस्तेगासा लगाया जा सके, तो वो प्राइवेट इस्तेगासा भी लगाया जा सकता है और पुलिस को शिकायत करके इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करके दोषियों को और दोषी को जो भी है उसको निश्चित रूप से कानूनी प्रावधान के तहत सजा दिलवाई जाना चाहिए। ठीक है, हृदय विक्रम जी, क्या इसमें न्यायालय में भी कोई याचिका लगाई जा सकती है? पुलिस स्वतः संज्ञान ले सकती है? कोई निजी पार्टी भी आगे आकर शिकायत दर्ज करवा सकती है? देखिए, बिल्कुल कोई निजी पार्टी आके शिकायत दर्ज करा सकती है, लेकिन मेन इस ऐसे मामलों में जब तक पीड़िता के बयान दर्ज नहीं होते, पीड़िता के बयान बहुत अहम होते हैं, तो पीड़िता को बयान दर्ज कराना होगा। पिटीशन या कोर्ट में कोई ऐसा कंप्लेन अभी हम तब तक फाइल नहीं कर सकते जब तक पुलिस के पास हम नहीं जाते। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तब हमारा दूसरा ऑप्शन होता है कि हम पुलिस में जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं या फिर जो 156(3) की एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको जो कानूनी प्रक्रिया है पुलिस तक से गुजरना पड़ेगा। पुलिस को आपको कंप्लेन फाइल करनी पड़ेगी। पुलिस अगर किसी कारणवश मना करती है एफआईआर दर्ज करने में या फिर एफआईआर दर्ज नहीं करती है, डिले करती है, तब कोर्ट में जाने का प्रोविज़न है। लेकिन सीधे कोर्ट में जाने का ऐसे मामलों में प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि कोर्ट में भी अगर हम जाएंगे तो कोर्ट भी पुलिस से एक बार रिपोर्ट मांगती है, पुलिस से पूछते हैं कि आपके पास ये मामला आया था, आपने इस पर कोई कार्रवाई की नहीं की। तो ऐसे मामलों में अगर वो पीड़िता जब चाहेगी, पीड़िता का कोई भी उनके जो घर के लोग होंगे वो चाहेंगे वो भी मामला दर्ज करा सकते हैं। तो ये बिल्कुल उन पर डिपेंड करता है कि वो जब चाहेंगी ऐसे मामले वो जाके जो भी लोकल थाना या जहां उनकी सहजता हो वहां वो मामला दर्ज करा सकती हैं। ठीक है, फराह फैज़ जी, महिलाओं की भागीदारी को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वक्फ बोर्ड में महिलाओं की जितनी भागीदारी होनी चाहिए, जो उनका रोल होना चाहिए, उनका अधिकार होना चाहिए, उनको मिल रहा है क्या?
क्या शहर काजी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना किसी महिला के लिए आसान हो जाता अगर वक्फ बोर्ड में किसी महिला को शामिल किया गया होता, या शहर काजी के पद पर क्या कोई महिला भी बैठ सकती है क्या, ताकि अगर किसी के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वो सहज होकर जाकर वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सके? क्या ऐसी कोई व्यवस्था है क्या, और नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या देख पा रही हैं आप? देखिए, काजी एक्ट में कहीं भी इस तरह की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है या बाउंडेशन नहीं है कि एक लेडी जो है वो काजी नहीं हो सकती। इवन हमारे यहाँ पर तो जो एक एनजीओ था, उसने तो अपने यहाँ पर एक कोर्स भी चलाया हुआ था, जिसमें वो फीमेल काजी को जो है कोर्स करा करके वो फीमेल काजी तैयार कर रही थी। तो हमारे भी काजी एक्ट में इस तरह का कोई प्रोविजन या बाउंडेशन नहीं है कि एक फीमेल जो है वो काजी नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि घूम फिर करके आप कहीं से भी चलें, कहीं पर भी आ जाएं, जो इम्पोर्टेंट चीज है या सेंटर ऑफ है इस पूरे इशू का, वो है वो विक्टिम जिसके साथ में ये सब कुछ हुआ है। तो उसको सामने आना ही पड़ेगा, चाहे तो इसमें सुमोटो लिया जाए, चाहे तो वक्फ बोर्ड इसमें एफआईआर कराए या कुछ भी कराए। जब तक उस पीड़िता का बयान नहीं होने के, जब तक वो पीड़िता सामने नहीं आएगी, जब तक बोर्डली वो इन सब चीजों को लेकर के नहीं चलेगी, आप ऐसे जो दुष्कर्मी हैं उनके खिलाफ कितनी ही एफआईआर लिखा दीजिए, वो कोर्ट में जाने के बाद में उस सब का जो है वो पूरा मतलब उनको बेनिफिट मिलेगा और वो फ्री होकर के इस सोसाइटी में और ज्यादा कंधे ऊंचे करके घूमेंगे। जब तक लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक न्याय अधूरा रहेगा। वो महिला जिसने शिकायत दर्ज कराई है उसको आगे आना होगा, उसको कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, न सिर्फ अपने लिए बल्कि ऐसी सैकड़ों हजारों महिलाओं के लिए जो कि पीड़ित होती रहती हैं, शोषित होती रहती हैं और वो अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं, हक के लिए लड़ नहीं पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।